नमस्कार दोस्तों। 14 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यह 2 दिनों के करंट अफेयर्स हैं। 13 तारीख को संडे था, तो संडे को हमारा करंट अफेयर्स नहीं आता, तो हमने आज 14 तारीख को 13 तारीख का भी करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन 2 दिनों में कौन से थे, जिसमें हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इन सभी साइटों को कवर किया है। अच्छा, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि शिक्षा को थोड़ा सा समय दीजिए, शिक्षा को थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपका समय बदल के रख देगा। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा में जो भी आप समय दे रहे हैं ना, वो वेस्ट नहीं है। भले आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आपको कभी ना इससे दुख नहीं होगा कि आपने समय बर्बाद किया है। समय बर्बाद तो देखिए बाकी चीजों में है, शिक्षा को समय दीजिए, बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, हु रिलीज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। हाल ही फिलहाल में भी यह रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ध्यान रखिएगा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो पूछते हैं कि जारी कौन करता है। ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी वर्ल्ड बैंक, या डी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा इसको हर प्रतिवर्ष इसको रिलीज किया जाता है। इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा अपनी नवनीतम 2 वर्षीय, मतलब साल में 2 बार यह रिपोर्ट आती है, के रूप में जारी जैव विविधता हानि पिछले 50 वर्षों में वन्यजीव में आबादी में 73% की गिरावट आई है। जनसंख्या में गिरावट की अगर बात करें तो मीठे पानी की आबादी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, इसके बाद स्थलीय और समुद्री पानी में। देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, आपको पता चलेगा वन्य जीव, जितने भी जो जीव है ना हमारे, चाहे वर्ल्ड में, चाहे नदी में हो या धरातल पे हो, किसी में भी, उनके जीव पे जो इंपैक्ट डाला है उसकी बात इसमें हो रही है। ठीक है, आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है ना इंडेक्स, उनको यहाँ रिवाइज कर ले। देखिए, मैं बार बार आपको ये इंडेक्स रिवाइज करवाता रहता हूँ, तब तक करवाऊंगा जब तक आपको ये कंठस्थ नहीं जाता। सच कह रहा हूँ, बिल्कुल इतना रिटेन नहीं होता। और रिवीजन इज अ की टू सक्सेस। मैं सच कह रहा हूँ, पढ़ना नहीं, रिवीजन। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र सूचकांक, इसको इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है। 2023-24 की बात करें तो इंडिया की रैंक है 104 और नॉर्वे की रैंक 1 है। वहीं वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे रिलीज करता है। 2024 की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक है 42, यूएस की रैंक 1 है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंक है 108 और डेनमार्क की रैंक 1 है। मानव विकास सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया की रैंक इसमें है 134वीं और स्विट्जरलैंड की रैंक 1 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को पब्लिश करता है। देखिए, पहले हम पब्लिशर बता रहे हैं, फिर उसके बाद इंडिया की रैंक, फिर टॉप रैंक पे कौन है। ठीक है, इंडिया की रैंक है 159, नॉर्वे की रैंक 1 है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश करता है। 2024 में इंडिया की रैंक है 39 और यूएसए की रैंक 1 है। देखिए, मैंने इसकी स्पेशल एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। उसमें सारे वर्ल्ड की रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग के साथ साथ इंडिया की रैंकिंग क्या है, पब्लिशर कौन है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसको देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, न्यूयॉर्क इसमें नंबर 1 पे है, दिल्ली की रैंक है 350वीं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक 176वीं, एस्टोनिया की रैंक 1 है। सिप्री आर्म्स की रिपोर्ट पब्लिश करता है कि कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करवाता है आर्म्स और कौन एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करवाता है, एक्सपोर्ट करता है यूएसए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरुन पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 3, यूएसए की रैंक 1 है, चाइना की रैंक 2 है। करप्शन परसेप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 93, डेनमार्क की रैंक 1 है, ये ध्यान रखिएगा। वही अगला है साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडिया की रैंक है इसमें 10th, टॉप पे रशिया है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है, इंडिया की रैंक 126 और फिनलैंड की रैंक 1। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया की रैंक 4th है और टॉप की यूएसए है। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पब्लिश की जाती है, इंडिया की रैंक 51 और सिंगापुर की 1 है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, इंडिया की इसमें लंदन रैंक 1 पे है, अब बेंगलुरु को 6ठी पोजीशन मिली है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023, टोटल तेंदुए हैं 718, जो मैक्सिमम तेंदुआ है वो पाया गया है लद्दाख में और मिनिमम जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें रैंक 1 2 सिटीज को मिला है, इंदौर और सूरत। 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत शहर महाराष्ट्र का, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में, सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा यूपी में। वहीं सफाई मित्र शहर आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने एआई सक्षम प्रौद्योगिकी पुरस्कारों के साथ अग्रिम के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ए जापान, बी यूएसए,
सी यूके या डी जर्मनी? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है आपका ए, यूएसए के साथ अभी हाल ही में भारत ने यह सहयोग किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एआई के साथ इसमें फोकस करने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन और रोबोस्ट क्वांटम सेंसर के लिए। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एआई आधारित प्रश्न हैं उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ, यूके के ब्लेचले में हुआ था 2023 में। एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ 2024 में। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल अनुवाद किया था, भाषण 9 में। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया था सुवास नाम से। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था कृत्रिम नाम से। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज इंफोसिस ने लॉन्च किया था। ओपन एआई चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जीपीटी की फुल फॉर्म। रशिया का एआई का नाम है गिगा चैट। किसने एआई ओडेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक ऐप लॉन्च हुई है, अनुवादिनी। भारत की पहले एआई सिटी कौन सी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क कौन सा है, बेंगलुरु कर्नाटका। रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम शांतिगिरी विश्वविद्यालय। भारत में विश्व से पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, इंद्रजाल नाम है। एआई गॉडफादर कहते हैं जेफरी हिंटन को। अभी इनको आपको पता नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, जम्मू एंड कश्मीर में। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, डेविन नाम है, किस कंपनी ने बनाया था, कॉग्निशन, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, गठिया होता क्या, एंथ्राइटिस। जब भी हमारे जोड़े होते हैं ना, जोड़ जहां पे हड्डियों के दो हड्डियों के बीच में जोड़ होते हैं ना, दो हड्डियों के बीच में, दो बोन्स के बीच में जो जोड़ होते हैं ना, उन पे अर्थराइटिस कहते हैं। उनकी जोड़ को जब कमियां आने लग जाती हैं बहुत सारी चीजें, उनको अर्थराइटिस कहते हैं। कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, या सी 11 अक्टूबर को, या 7 अक्टूबर। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए बी, 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व गठिया दिवस का उद्देश्य क्या है, तो आमवादी मस्कुलर विकारों और उनके रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ग का विषय क्या है, सूचित विकल्प बेहतर परिणाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो रोगियों के लिए सूचित निर्णय लेने पर जोर देना है। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्टूबर के डेज देख लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी डे, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरिब्रल प्लासी डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अंगा कहते हैं, द्वारा 2025-27 कार्यकाल के लिए मानव अधिकार परिषद के लिए कितने नए सदस्य चुने गए हैं। अभी हाल ही में चुने गए हैं, इनका चुनाव हुआ था। ए 25 सदस्य, बी 10 सदस्य, सी 18 या डी 15। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी, 18 सदस्य के नए चुने गए। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल, अच्छा ह्यूमन राइट्स क्या होता है कि लोगों को, मानव के जो आपके अधिकार हैं। देखिए ह्यूमन राइट्स ना पूरे विश्व में एक हैं, ये ध्यान रखिए, ह्यूमन राइट्स पूरे वर्ल्ड में एक ही है। ठीक है, तो वही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बेनिल, बोलिविया और थाईलैंड सहित 18 देशों को 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है। गुप्त मतदान द्वारा आयोजित यह चुनाव सुनिश्चित करना है कि ये सदस्य 1 जनवरी 2025 से लेके 3 साल के लिए कार्यकाल होगा। ठीक है, तीन, अगर 1 25 से ले रहे हैं तो कब तक खत्म होगा, 28 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2006 में स्थापित की गई थी मानव विकास परिषद का। इसका उद्देश्य था मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करना और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। वहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। 6 ऑर्गन है ना, 6 ऑर्गन, उसमें से एक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी संस्थाओं की नियुक्ति करता है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका। गठन इसका 1945 में हुआ था। अध्यक्ष इसके हैं फिलेमोन यांग, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहां आयोजित किया गया था। ए देहरादून, बी गंगटोक, सी कोहिमा या डी शिलोंग। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, गंगटोक में इसका पहला संस्करण कभी आयोजित किया गया। तो 2024 के लिए दूसरे सेना कमांडो के सम्मेलन का पहला चरण गंगटोक सिक्किम की जो कि राजधानी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यह हाइब्रिड मॉडल से आयोजित किया गया था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन ने वरिष्ठ कमांडरों के लिए परिचालन तैयारियां समीक्षा करने, रणनीति पर चर्चा करने और भविष्य के निर्देशों के रूप में तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया है।
दूसरा सम्मेलन कहाँ है अगर पूछा जाएगा तो दूसरा सम्मेलन दिल्ली में हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी समिट्स हुए थे ना उनको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ध्यान रखिएगा ब्रिक्स समिट 2024 रशिया में हुआ था, 5 नए नंबर जोड़े गए थे, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। क्वाड समिट 4 देशों का समूह है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, इस साल इंडिया में हुआ। कॉप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, 2023 का यूएई में हुआ था। आसियान समिट 2024 का लाओस में, ध्यान रखिएगा टोटल कंट्रीज कितनी है 10 + 8, 10 इसके परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, परमानेंट हैं, और 8 आपके इसके नॉन परमानेंट, ठीक है, नॉन परमानेंट, सॉरी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो, नॉन परमानेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं एससीओ समिट 2024 कजाकिस्तान में हुआ था, नया मेंबर ईरान जोड़ा गया था। नाटो समिट 2024 वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यूएसए में। G7 समिट आपको सबको पता होना चाहिए, इटली में हुआ था। G20 आपको पता होना चाहिए, ब्राजील में होगा 2024 का। नया मेंबर इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन, इसकी हेडक्वार्टर क्या है, अदीस अबाबा, ध्यान रखिएगा। कॉप 29 समिट 2024 का बाकू अजरबैजान की राजधानी है, यहाँ हुआ था। 20वां मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल गोवा इंडिया में हुआ था। थर्ड एडिशन ऑफ इंडेक्स समिट यूएसए में हुआ था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, या शिक्षा मंत्री ने, या गृह मंत्रालय ने, या नीति आयोग ने? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने अभी यह पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यह पोर्टल लॉन्च किया था। इसका 5वां चरण है, ध्यान रखिए कौन सा 5वां चरण है। युवा संगम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संबंधों को, ध्यान रखिए क्या है, संबंधों को बढ़ावा देना है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के बीच में, जिसमें इनकी भागी की आयु क्या होगी 18 से 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा। युवा संगम पोर्टल के दौरान प्रतिभागियों को 5 क्षेत्रों में एक्सपोजर प्राप्त होगा, पर्यटन, परंपरा, प्रकृति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जीबीए के साथ मेजबान देश के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए जर्मनी, बी फिनलैंड, सी सिंगापुर, या डी भारत? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा डी, भारत ने भी समझौता किया है जीबीए से, ठीक है। तो भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं। इसका सचिवालय देखिए कहाँ है, इसका सचिवालय ना भारत में स्थित है। अगर प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा। यह समझौता जीबीओ को कानूनी दर्जा देगा, साथ में वैश्विक जैव ईंधन उपयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के सहयोग को सक्षम बनाना है, ध्यान रखिएगा। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था। जीबीए का विस्तार 27 देशों और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठनों तक हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 देश इसके मेंबर हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 27 मेंबर्स, ये आपको ध्यान रखना। अगला है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए साइरस मिस्त्री, बी माया टाटा, सी नोएल टाटा, या डी शपूर मिस्त्री? ध्यान रखिए सही उत्तर है सी, नोएल टाटा को अभी हाल ही में इसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। यह है नोएल टाटा, यह रतन टाटा, इनकी मृत्यु के बाद अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ आइए मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी भी नियुक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। तो सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनाया गया है। अनु कुमार अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष, इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पता है ना क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वही है जिसके अंदर याद है कुलभूषण का केस चला था, वही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की एक पार्ट है। सिंधु गणपति दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने बीएन गंगाधर। मनोला मार्केज भारत फुटबॉल की मुख्य कोच बनी है। जॉर्जेस एहलरी एचएसबीसी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। उर्सुला वान डेर लेन को 2024 से 29 तक अवधि के लिए ना यूरोप आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया है। यूरोपीय संसद की अध्यक्षता फिर से रॉबर्ट मोटेसा को बनी है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैन को नियुक्त किया गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का नया न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट डीलर्स का अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की आयुध पूजा निम्नलिखित में से किस की पूजा है? पशु की है, एनवायरमेंट की है, फसल की है, या उपकरणों की है?
तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी, उपकरणों की पूजा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, खासकर साउथ इंडिया में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें से कर्नाटक हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे देश हैं। ठीक है, इसी के साथ आइए जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं उनको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आयुध पूजा का ज्यादातर महत्व त्योहार में से एक है, जो उपकरण और उपकरणों की पूजा के मनाया जाता है। इसका लोग दैनिक उपयोग करते हैं, डेली जो यूज होता है। वहीं उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में, नाडा हब्बा महोत्सव दशहरा मेला कर्नाटक में, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में, नुआखाई त्योहार उड़ीसा में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में, वथुकंपा फूलों का त्योहार है तेलंगाना में, चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, पक्के पग हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, हरेला त्योहार उत्तराखंड में ऋतुओं का स्वागत का त्योहार है, बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ सरस मेला, सिंथियन स्नो फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल सब जम्मू कश्मीर में। नवरोज नव वर्ष का त्योहार पारसी समुदाय का होता है। मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड में, बिहू फेस्टिवल आसाम में, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा के लुकासोन में, 19वां दिव्यकला मेला विशाखापट्टनम। आइए अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? ए 1500 करोड़, बी 2000 करोड़, सी 1800 करोड़ या डी 2500 करोड़। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए बी 2000 करोड़ को मंजूरी दी। इसके साथ साथ आइए जानते हैं मिशन मौसम है क्या, किससे संबंधित है, कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, सारी जानकारी। तो मिशन मौसम एक भारतीय कार्यक्रम है जो 2016 में इसे जलवायु परिवर्तन और मानसून पैटर्न का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका। यह पहल मौसम पूर्वानुमान, सटीकता में सुधार और बेहतर कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए शोध संगठनों के एक साथ लाती है। इसका उद्देश्य क्या है पूछा जाए तो लोगों को चरम मौसम की घटनाओं के बारे में चेतावनी देना और जलवायु परिवर्तन किसी आजीविका को कैसे प्रभावित करता है इस बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सिस्टम विकसित करना, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए संस्करण के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।